वेलकम बैक स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल अपनी बात चल रही थी प्रयोजन अवधि और प्रयोजन अवधि के सोपानों पर। आज बात करते हैं प्रयोजन अवधि के गुणों पर। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या गुण हैं। प्रयोजन अवधि के गुण। जो भी प्रयोजना हम चूज कर रहे हैं या बालकों को जिस प्रयोजना को संपादित करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं वो ऐसी होनी चाहिए जो सीखने के सिद्धांत पर आधारित हो, अर्थात बालकों को कुछ सिखाने वाली हो, बालकों को कुछ प्रेरणा देने वाली हो, सीखने के सिद्धांत पर आधारित। यदि प्रयोजना हम ऐसी लेते हैं जो सीखने के सिद्धांत पर आधारित है ही नहीं तो सेंसलेस है। इसलिए बालकों को जो प्रयोजना ले रहे हैं वो छोटे स्तर से सीखने का पहला से जो सिद्धांत है वो है सरल से कठिन की ओर। शिक्षण सूत्रों में आपने पढ़ा होगा, सरल से कठिन की ओर से तात्पर्य है कि हम जो चीज़ जानते हैं उसके आधार पर हम आगे बढ़ें, और कठिन से सरल की ओर। अगर हम इसको उल्टा कर दें तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों? क्योंकि कठिन चीज़ों को हम जानते नहीं हैं, सरल की ओर तो तब बढ़ेंगे। इसलिए हमें यह चाहिए कि हमें सरल से कठिन की ओर बढ़ना चाहिए। जैसे मान लीजिए बालक को गिनती सिखानी है, हम बालक को 100, 99, 98, 97, 96 आदि 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 बताने के बजाय अगर हम उसको बताएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब यहाँ सीखने का जो सरल से कठिन की ओर कैसे? बालक 1 से 10 तक की गिनती जब सीख जाएगा तो इसका ऐसा फार्मूला बता दिया जाएगा कि वो 100 तक की गिनती आसानी से सीख सकता है। उसी प्रकार से हम जो भी प्रोजेक्ट ले रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं, बच्चों को उसे हल करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, बच्चों को उसके स्टेप्स बताए हैं, उसकी समरी हमने बच्चों को बताई है, सिनॉप्सिस तैयार करवाई है, उसको एक्शन में लाए हैं। इन सारी चीज़ों को हम बालक को पहले से ही तैयार कर दें, बालक को स्टेप्स बता दें, बालक को समस्या को हल करने के लिए हम प्रेरित कर दें, उसके मस्तिष्क में एक ऐसा उद्वेलन पैदा कर दें, एक ब्रेन स्टॉर्मिंग उसके मस्तिष्क में ले आएँ जिससे उसे हल करने के लिए वो प्रेरित हो जाए। इस तरह से यदि हम इस तरह से नहीं करते हैं तो बालक नहीं सीख पाएगा। अब बालक को हमें मान लीजिए एक लाइन ही हो गई, नेक्स्ट 11 से 20 की सिखानी है तो बालक को कुछ नहीं कहना है, बालक को कुछ नहीं कहना है। बोले बेटा ऐसे ही दूसरी लाइन लिखो, फिर लिख देगा बालक 2, 3, सॉरी ठीक है 10 हो गया। उसके बाद बालक को कहेंगे इसके सामने एक एक लगाते चलो, दूसरी लाइन में 2 2 लगाते चलो, तीसरी लाइन में 3 3 लगाते चलो। मतलब अब यहां बालक को हमें बताना है कि 1 से 10 तक की गिनती आप जानते हैं, तो अब इसमें जो पहला अक्षर है पहली लाइन में पहला लगेगा, दूसरी लाइन में दूसरा लगेगा, तीसरी में तीसरा लगेगा, चौथी में चौथा लगेगा, पांचवी में पांचवा लगेगा, छठवीं में छठवां लगेगा, सातवीं में सातवां, आठवीं में आठवां, नौवीं में नौवां और 10वें पर 1 0। इस तरह से 100 तक की गिनती हम बालक को सिखा सकते हैं। जैसे
एक 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 एक, इस तरह से ये पूरी 20 तक हो जाएगी। फिर उसके बाद 2 2 2 2 2 2, फिर उसके बाद 3 3 3 3 3 3, इस तरह से हम बालक को 100 तक की गिनती आसानी से सिखा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से सीखने के सिद्धांत पर आधारित हमारी कोई भी परियोजना है तो उस परियोजना को हम आसानी से सफलीभूत कर सकते हैं। दूसरा जो इसका गुण है या दूसरी जो इसकी विशेषता है वो स्थायी ज्ञान की प्राप्ति। स्थायी ज्ञान की प्राप्ति यानी इस विधि के माध्यम से हम बालकों से कोई भी प्रोजेक्ट पूर्ण करवाते हैं तो बालकों को उसका स्थायी ज्ञान मिलता है। मान लीजिए गोबर गैस बनाने की प्रक्रिया आपको बालकों को बतानी है, बालकों ने अपनी थ्योरी की किताब में पढ़ाई है, उसे ही एक प्रोजेक्ट का रूप दे देते हैं और गोबर गैस तैयार कर देते हैं। फिर उन बालकों को जीवन भर किसी चीज को अध्ययन की जरूरत नहीं है गोबर गैस के लिए। वो बालक ऐसा स्थायी ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं कि कभी भी उनको कहा जाए कि गोबर गैस बनाइए तो वो बालक गोबर गैस बना देंगे। जल संरक्षण का कोई प्रोजेक्ट लिया, जल संरक्षण से तात्पर्य है पानी को किस तरह से बचाया जाए। बारिश के पानी को भी हम बचाएं, घर के पानी को भी हम बचाएं, तो उस पानी को बचाने के लिए हमें क्या करना होगा कि एक टैंक बनाना होगा अंडरग्राउंड, और हमारा घर और घर के आसपास जो एरिया है पूरे एरिया का वाटर निकासी का जो नाली वगैरह हैं ऐसे तरीके से होंगी कि वो सारा पानी उस टैंक में जाए। उस टैंक से अब फायदा क्या होगा, एक तो उसमें जमीन रिचार्ज होगी जिससे हमारा वाटर लेवल ऊपर आएगा। दूसरी बात, हमें कभी भी आवश्यकता पड़ी पानी की तो हम आरओ के माध्यम से उसे फिल्टर्ड करके हम पी सकते हैं। अगर हमें गमलों में पानी देना है, पेड़ों में पानी देना है तो उसमें से पानी निकाल के हम दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने किस तरह से जल संरक्षण किया, किस तरह से उस पानी का प्रयोग किया, इस तरह की बात हम जब बालक को बताएंगे और प्रोजेक्ट के माध्यम से पूरा करवाएंगे तो बालक को जल संरक्षण संबंधी जो ज्ञान है वो ऐसा प्राप्त हो जाएगा कि उसको भविष्य में कभी भी आवश्यकता पड़ेगी कोई भवन बनाने की, कोई और दूसरी चीज़ बनाने की, तो पानी की निकासी की सुविधा वो इस तरह से करेगा कि पानी पूरा जमीन के अंदर ही जाए, पानी टैंक में जाए, अथवा उसके अंदर छोटे छोटे पाइप भी लगा देते। जैसे पंजाब में क्या किया कि खेतों की मेड़बंदी कर दी। मेड़बंदी करने के बाद उनमें मेड़ के नीचे, जस्ट नीचे उन्होंने पानी के लिए पाइप लगा दिए हैं। वो पानी का पाइप, उसमें नीचे पानी गिरता है पाइप से और वो अंदर ज़मीन में चला जाता है। उसका प्रभाव ये देखने में आया कि वहाँ का वाटर लेवल थोड़ा सुधार हुआ, बारिश का पूरा पानी ज़मीन में गया, वेस्ट नहीं होने दिया बहुत से लोगों ने। ये फिरोजपुर की बात है जो मैंने देखा। तो इस तरह से हम किसी भी चीज़ को बालकों को ऐसा कोई प्रोजेक्ट देकर हम करवाएं जो उनके जीवन से उसका संबंध हो तो उसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा और स्थायी ज्ञान उसके माध्यम से प्राप्त होगा। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि यह विधि इतनी अच्छी विधि है कि इससे बालक को स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरा है प्रजातांत्रिक गुणों का विकास। प्रजातांत्रिक गुणों का विकास। इस विधि के माध्यम से बालक में प्रजातांत्रिक गुणों का विकास होता है। प्रजातंत्र क्या है? प्रजातंत्र जनता को, जनता का जनता के लिए शासन और जनता के द्वारा, अर्थात जनता ही राजा है, जनता ही प्रजा है और जनता ही राजा को बनाने वाला है। यही भावना इसमें इस विधि के माध्यम से बालक में विकसित होती है। हम जब कोई प्रोजेक्ट लेते हैं तो उस प्रोजेक्ट को ग्रुप में देते हैं तो ग्रुप में सारे बच्चे स्वतंत्र रूप से एक दूसरे का सहयोग करते हैं, स्वतंत्र रूप से वो काम करते हैं और स्वतंत्र रूप से ही उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं, जिससे उनमें स्वतंत्रता की भावना पैदा होती है कि हम कोई भी काम आसानी से बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं। यदि हम उनके ऊपर प्रेशर बनाएंगे, उस प्रोजेक्ट के लिए एक तानाशाही माहौल बना देंगे, तो वो बालक प्रजातांत्रिक गुणों का विकास अपने आप में नहीं कर पाएंगे और दबाव महसूस करेंगे, जिसके कारण वो काम को भी थोड़ा प्रभावित करेंगे।
इसलिए हमें चाहिए कि जो भी प्रोजेक्ट चुने उस प्रोजेक्ट को हल करने के लिए, पूरा करने के लिए, संपादित करने के लिए हमें एक मार्गदर्शक के रूप में रहना चाहिए। शिक्षक को और विद्यार्थियों को पूरी छूट दे देनी चाहिए कि उस कार्य को वो आसानी से कर सकें। यदि वो ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से जो प्रोजेक्ट होगा वो बहुत ही सरल तरीके से संपादित हो जाएगा। अगला है शारीरिक श्रम का विकास। इसका तात्पर्य यहाँ दो प्रकार से है। शारीरिक श्रम के जो तात्पर्य है वो दो तरह से है। एक तो बालक में कौशल विकसित होगा और दूसरा स्वास्थ्य भी उसका सही रहेगा। शारीरिक श्रम से तात्पर्य है जो कार्य बालक कर रहे हैं उसमें बालक न केवल मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से सक्रिय रहना चाहिए, जिससे किसी कौशल में वो दक्ष हो जाए। हम मौखिक रूप से कोई भी प्रोजेक्ट पूरा करते हैं, कोई भी बात करते हैं, कोई भी पाठ पढ़ाते हैं, वो बालक को स्थायी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता बालक, और वो भूल जाता है। और जब हम शरीर से और मन से दोनों तरीके से बात करेंगे, दोनों तरीके से काम करेंगे तो निश्चित रूप से वो हमारा स्थायी रहेगा, जिससे हमें एक कौशल विकसित होगा। दूसरा, महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो जब हम शारीरिक श्रम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे शरीर के अंदर जो भी वेस्टेज हैं वो सारी चीज़ें बाहर निकलेंगी। हमारी बॉडी डिऑक्सी क्या कहते हैं उसको, जो पसीना वगैरह के माध्यम से निकलेगा, डिटॉक्सिन या कुछ ऐसा शब्द है जो मेरे पर आ नहीं रहा है। तो इस तरह से हम आसानी से स्वस्थ भी रह सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि बालक को शारीरिक श्रम भी करवाया जाना चाहिए। प्रोजेक्ट ऐसा देना चाहिए जिसमें वो मेहनत करे ताकि वो आसानी से आगे बढ़ सके। दूसरा है, इसके अलावा बाल केंद्रित। जो भी प्रोजेक्ट ले हम वो बाल केंद्रित होना चाहिए, अर्थात उसमें बालकों की भूमिका अहम होनी चाहिए। शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक के रूप में रहनी चाहिए, एक मित्र के रूप में रहनी चाहिए, एक समस्या समाधान करने वाले व्यक्ति के रूप में रहनी चाहिए। यहाँ शिक्षक की जो मेन भूमिका है वो सिर्फ यही है कि बालकों को उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए प्रेरित करें। कक्ष में अथवा उस प्रोजेक्ट के एरिया में या प्रोजेक्ट के रूम में ऐसी स्थितियाँ पैदा करते हैं कि बालक उस काम को करने के लिए ऑटोमेटिक ही प्रेरित हो जाए। उसे किसी से कहना नहीं पड़े कि भाई तुम इसको करो, तुम इसको करो, तुम इसको करो। शिक्षक का काम है यहाँ एक मेंटलिटी के लोगों के ग्रुप बनाना। एक मेंटलिटी से मतलब है उनका सोचने का तरीका एक होना चाहिए, उनकी रुचियाँ एक जैसी होनी चाहिए और उनमें आपस में समझौते की भावना भी होनी चाहिए। यह शिक्षक को पता रहता है कि मेरे कक्षा में कितने बालक हैं और किस बालक का ग्रुप कौन सा है और उनकी मेंटलिटी कैसी है। जब बालक को हम साल भर एक क्लास में पढ़ाते हैं तो आसानी से ये पता लगाया जा सकता है कि बालक कैसे हैं। एक साल तो दूर की बात है, 10-15 दिन में ही ये पता चल जाता है कि बालकों का मेंटल लेवल क्या है, मानसिक इनकी क्षमताएं क्या हैं, इनकी रुचियां क्या हैं, इनकी आवृत्ति क्या है, इनका सोचने का दृष्टिकोण कैसा है और सीखने के इनकी स्पीड है वो कैसी है। इस तरह से शिक्षक को चाहिए कि उन बालकों के ऊपर ही उस चीज़ को छोड़ दे और बालक उस काम को पूरा करे। अगर शिक्षक को लग रहा है कि वो बालक उस काम को सही दिशा में नहीं ले जा रहे हैं तो वहाँ अपना वो मार्गदर्शन दे सकता है कि भाई इससे इसका ये परिणाम होगा, इसलिए आप इसमें ऐसा संशोधन करें या इस काम को ऐसे करें। तो विभिन्न तरीकों से वो शिक्षक उन बालकों को आसानी से समझा सकता है तो आगे बढ़ सकता है। अगला है मानसिक विकास। प्रयोजन विधि की अगली जो विशेषता है वह मानसिक विकास करने वाली विधि है। इससे न केवल एक कौशल विकसित होता है बल्कि बालक का मानसिक विकास भी होता है, क्योंकि उसकी चिंतन शक्ति बहुत ज़्यादा इसमें काम करती है, तर्क शक्ति बहुत ज़्यादा काम करती है। कई बार बालक ऐसा करते हैं, काम कुछ कर रहे हैं, परिणाम कुछ निकल आए। जैसे पेनिसिलिन का आविष्कार ऐसे ही हुआ। मलेरिया पर जांच चल रही थी, मलेरिया की खोज के दौरान ही पेनिसिलिन का आविष्कार हो गया
लेकिन मलेरिया का नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उस समय उनका जो शोधार्थी थे, उन शोधार्थियों का जो बॉस था, उसने उन्होंने देखा कि इसके तो परिणाम दूसरी जगह निकल रहे हैं, तो उस चीज़ को उन्होंने उधर डाइवर्ट कर दिया। उसी तरह से शिक्षक को चाहिए कि जो भी प्रोजेक्ट हम दे रहे हैं वो प्रोजेक्ट बालकों के मानसिक विकास के अनुकूल होना चाहिए, जो मानसिक विकास करने वाला हो। यदि हम बालकों के मानसिक विकास को इग्नोर कर देंगे उसमें, तो वो हमारा जो प्रोजेक्ट होगा सही तरीके से वो संपादित नहीं होगा। इसलिए हमें चाहिए कि मानसिक विकास पर जोर देने वाले प्रोजेक्ट ही बालकों को दिया जाए। अगला है रोचक विधि। इस विधि को रोचक विधि क्यों कहा है? क्योंकि इस विधि के माध्यम से बालक कार्य में रत रहते हैं, किसी प्रकार की बातचीत नहीं करते, उनको बहुत मजा आता है, बहुत इंटरेस्ट आता है उस कार्य को करने के लिए जो कार्य वो शिक्षक ने उनको सौंपा है। और बालकों को जब काम सौंपा है, पहले से ही हमने ये पता कर लिया कि इन बालकों की रुचि की किस चीज में है, उनकी रुचि के अकॉर्डिंग ही उनको प्रोजेक्ट दिया, इसलिए उसमें आसानी से वो बालक काम करते हैं, किसी भी प्रकार का व्यवधान उसमें नहीं होता। अगला है 8वां, व्यावहारिक ज्ञान। व्यावहारिक ज्ञान व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने वाली विधि। अर्थात यह विधि ऐसी विधि है जिससे बालक व्यावहारिक प्रैक्टिकली जो ज्ञान प्राप्त करता है। सैद्धांतिक ज्ञान तो मैं अभी मानसिक विकास बता रहा था आपको, वो सैद्धांतिक भी है और ये प्रैक्टिकल भी, अर्थात दोनों प्रकार की शक्तियां बालक में विकसित होती हैं। बालक को एक ऐसी स्किल उसमें डेवलप कर देती है ये विधि, जिससे वो स्थायी ज्ञान प्राप्त करता है और उस कार्य को प्रैक्टिकली उसे करना होता है। इस तरह से बालक को व्यावहारिक ज्ञान भी इसके माध्यम से मिलता है। अगला है व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित। यह विधि व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित है। व्यक्तिगत भिन्नता पर कैसे आधारित है भाई? इसमें ग्रुप जो बनाए हैं वो व्यक्तियों की भिन्नता के आधार पर ही बनाए हैं। इनका मेंटल लेवल कैसा है, इनकी रुचियां कैसी हैं, इनका सोचने का तरीका कैसा है, इनकी लर्निंग जो एबिलिटी है वो कैसी है, इनकी डिस्कशन एबिलिटी कैसी है, इनका काम करने का तरीका कैसा है। अर्थात एक कल्चर के लोगों को अलग अलग ग्रुप में हमने बांटा। इस तरह से यह विधि व्यक्तिगत भिन्नता पर भी ध्यान देती है। दूसरी बात, अगर व्यक्तिगत रूप से हम कोई प्रोजेक्ट दे रहे हैं, मैं कल आपको बता रहा था कि ये योजनाएं हम दो तरह की लेते हैं, व्यक्तिगत भी होती हैं और सामूहिक भी। व्यक्तिगत जो योजना होती हैं वो इसीलिए रखी जाती हैं कि उनकी व्यक्तिगत भिन्नता का एक दूसरे के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़े और अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग वो उस काम को संपादित करें। पूरी दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसका रंग रूप एक जैसा हो, उसका सोचने का तरीका एक जैसा हो, उसकी IQ एक जैसी हो। हर आदमी का कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ भिन्न होती है। इसीलिए वाटसन ने व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत दिया था। और व्यक्तिगत भिन्नता से यही तात्पर्य है कि हर व्यक्ति भिन्न है, एक जैसा कोई भी इस पृथ्वी पर आज तक ना हुआ ना होगा। ये कहना है वाटसन महोदय का, जो व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इसीलिए इस विधि के ये गुण है कि यह विधि व्यक्तिगत भिन्नता पर विशेष जोर देती है। जो बालक अलग अलग सोचने के तरीके वाले हैं उनको अलग अलग ही प्रोजेक्ट इसमें दिया जाता है, ताकि वो बालक अपनी एबिलिटी के अनुसार, अपनी थिंकिंग के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार, अपने एटीट्यूड के अनुसार उस कार्य को संपादित कर सकें। अगला है सामाजिक गुणों का विकास।
अर्थात यह विधि एक ऐसी विधि है जो न केवल प्रजातांत्रिक गुण बालक में विकसित करती है बल्कि सामाजिकता के गुण भी बालक में विकसित करती। सामाजिकता के गुण कैसे विकसित करती है? हमने ग्रुप बनाए हैं बालकों के अलग अलग, वो एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखते हैं, उनमें किसी प्रकार के संप्रदाय की भावना नहीं, किसी प्रकार के जातिवाद की भावना नहीं, किसी प्रकार की उनके अंदर एक दूसरे के प्रति ज्वेलसी नहीं। अर्थात उन बालकों में सामाजिकता के जो गुण हैं, सौहार्द है, प्रेम है, सहयोग है, ईमानदारी है, ये सारी चारित्रिक गुण उस बालक में इस विधि के माध्यम से विकसित होते हैं जिन बालकों के ग्रुप को हमने ये काम सौंपा। अर्थात यह विधि एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से बालक में सामाजिकता के गुणों का भी विकास होता है। नेक्स्ट है वास्तविक ज्ञान। इसका मतलब है कि इस विधि के माध्यम से जो भी प्रोजेक्ट हमने बालकों को दिया है उसमें किसी प्रकार का भेदभाव शिक्षक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसका परिणाम सामने होता है। जबकि सैद्धांतिक कार्य कोई भी हम करते हैं तो उस कार्य के मूल्यांकन में भेदभाव किया जा सकता है, लेकिन इसमें नहीं। और इस विधि के माध्यम से बालक को जो ज्ञान मिलेगा वो वास्तविक ज्ञान मिलेगा, किसी भी प्रकार का बनावटीपन उसमें नहीं है, किसी भी प्रकार का शिक्षक का व्यक्तिगत दृष्टिकोण उसमें सम्मिलित नहीं है, किसी भी प्रकार के दूसरे बालकों का व्यक्तिगत दृष्टिकोण उसमें नहीं। यह पूरी तरह वस्तुनिष्ठ है। अर्थात जो भी ज्ञान प्राप्त करेगा बालक वो पूरा ज्ञान स्थायी होगा और अच्छे तरीके से बालक सीख पाएगा। अगले है मनोवैज्ञानिक विधि। यह मनोवैज्ञानिक विधि से क्या तात्पर्य है? अर्थात यह विधि आधुनिक शिक्षण पद्धतियों में सर्वश्रेष्ठ शिक्षण विधि है। आधुनिक जो शिक्षण विधियां हैं वो उन सारी विधियों को मनोवैज्ञानिक विधि इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये विधियां बालक को ज़्यादा महत्व देती हैं, शिक्षक को कम। इसीलिए इन विधियों को दूसरे जो नाम से जाना जाता है वो नाम है बाल केंद्रित विधि। जो इसकी विशेषता भी है बाल केंद्रित विधि। अर्थात इस विधि में सर्वेसर्वा कौन होता है? बालक। और शिक्षक की भूमिका कितनी होती है? केवल पथ प्रदर्शक के रूप में अथवा एक गाइड के रूप में अथवा एक मार्गदर्शक के रूप में, एक मित्र के रूप में, एक सलाहकार के रूप में शिक्षक रहता है। इस तरह से यह जो विधि है पूरी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें रुचि, क्षमता, आवृत्ति, एटीट्यूड, एज, मानसिक स्तर, सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद ही हम प्रोजेक्ट चूज करते हैं। इसलिए यह विधि बहुत अच्छी विधि है जिसके कारण मनोवैज्ञानिक बातों का पूरा ध्यान रखा जाता है। और लास्ट है आत्मविश्वास का विकास। आत्मविश्वास का विकास। हम परीक्षा देने जाते हैं और पढ़े हैं नहीं तो कैसे जाएंगे? डरते डरते जाएंगे। क्या प्रफुल्लित होकर जाएंगे? क्या हमारे चेहरे पर ओज होगा? नहीं। और सामने आ गया पेपर तो समस्या और बढ़ गई। अब पसीना आएंगे फिर, या फिर ऊपर छत की पट्टियों को गिरने लग जाएंगे, ऐसे जैसे मतलब कोई चीज़ याद कर रहे हों। लेकिन यदि आपने प्रयोजना विधि के माध्यम से कोई पाठ पढ़ा है और उससे रिलेटेड प्रश्न आ गया तो आपके चेहरे पर एकदम से और ओज बढ़ जाएगा, एकदम से प्रफुल्लित आप दिखाई देंगे और तुरंत कॉपी पर आप जो है लिखना प्रारंभ कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो ज्ञान आपने प्रोजेक्ट के माध्यम से प्राप्त किया वो ज्ञान आप में स्थायी हो गया और ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया। एक तरफ तो हम डर के जा रहे थे क्योंकि हमने पढ़ा नहीं, क्योंकि हमने प्रोजेक्ट पूरे नहीं किए, क्योंकि हमने व्यवहारिक कार्य नहीं किया, केवल सैद्धांतिक कक्षाएं ली, तो वहाँ हमें आधा अधूरा ज्ञान मिला। लेकिन प्रोजेक्ट के माध्यम से हमें जो ज्ञान मिला वो पूरा मिला, जिसके कारण हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ा। कॉन्फिडेंस शुड बी नेसेसरी फॉर इफेक्टिव पर्सनैलिटी, इफेक्टिव टीचिंग। अगर हम में कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम डरेंगे, हमें कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम किसी के सामने बात नहीं कर पाएंगे। आप बात आती है भैया कॉन्फिडेंस मिलता कहाँ है?
ऐसा थोड़ी दुकान पर जाकर कह दिया भैया 10 रुपये का कॉन्फिडेंस दे देना या 20 रुपये का आत्मविश्वास दे देना। ये होता है सेल्फ स्टडी से, ये होता है प्रोजेक्ट से, ये होता है अनुभव से। इन सारी चीज़ों से हमारे अंदर आत्मविश्वास आता है। और यह विधि एक ऐसी ही विधि है जो व्यावहारिक बातों पर ज़्यादा ध्यान देती है, प्रैक्टिकल बातों पर ज़्यादा ध्यान देती है, जो हमें स्थायी ज्ञान प्राप्त करते हैं और उस ज्ञान के कारण हमारे अंदर आत्मविश्वास विकसित होता है। इस तरह से यह कहा जा सकता है कि जितनी भी शिक्षण विधियां हैं उन सारी शिक्षण विधियों में प्रयोजना विधि एक बहुत ही श्रेष्ठ विधि है। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि इसमें कुछ बुराई नहीं है या इसकी कुछ दोष नहीं है, इसमें कुछ दोष भी हैं। वो दोष क्या है पहले उनको पढ़ ले, फिर उनको दूर करने के उपाय भी बताऊंगा। प्रयोजना विधि एक ऐसी विधि है जो बालकों को व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करती है, बालकों को स्थायी ज्ञान प्रदान करती है। लेकिन दोष ये है कि इसके माध्यम से पूरा पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जा सकता, जिसके कारण क्रमबद्ध हम ज्ञान बालक को प्रदान नहीं कर सकते, अर्थात विषय का ज्ञान क्रमबद्ध नहीं दे सकते। इस विधि के माध्यम से क्यों नहीं दे सकते क्रमबद्ध ज्ञान? क्योंकि इसमें से कुछ ही चीज़ों को हम प्रोजेक्ट के माध्यम से पढ़ाते हैं, जिससे क्रमबद्धता खत्म हो जाती है। गेस्टाल्टवादियों का मानना है कि ज्ञान एक पूर्ण इकाई है, उसे हम खंडित नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार से यह विधि ऐसी ही विधि है जो इस सिद्धांत के अनुसार परिपूर्ण नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बीच बीच में से हम कोई चीज़ लेकर आगे बढ़ते हैं। जैसे उदाहरण दूं मैं आपको, आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं और आपकी कक्षा में कोई आदमी घुसा, प्रवेश करते ही आप उसे देखेंगे कि फला आदमी है। ये थोड़ी देखेंगे कि उसने क्या पहन रखा है, क्या उसके पास हाथ में है, उसकी हेयर स्टाइल कैसी है, उसने जूते पहन रखे नहीं पहन रखे, उसके हाथ में सूटकेस है, किताब है, कॉफ़ी है, क्या है। ये चीज़ बात की है। सबसे पहले देखते हैं हम उसकी चेहरा के और ये डिसाइड करते हैं कि फला आदमी है। ठीक उसी प्रकार से हम जो भी कक्षा में पढ़ाते हैं उसमें सीधी बात आती है कि हम सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं। अब सामाजिक विज्ञान के अंदर कितने चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स को कितने कितने कालांश में पढ़ाया जाएगा, ये बात की बात है। गेस्टाल्टवादी यही कहते हैं कि सबसे पहले हमने वो सामाजिक विज्ञान देखी, यानी क्लास में हमारे में जो आदमी घुसा वो देखा। इसीलिए इस विधि का ये दोष है कि हमने विषय तो देख लिया, लेकिन उस विषय के अंदर क्या क्या पाठ हैं, उन पाठों को कैसे कैसे पढ़ाएंगे ये नहीं देखा। इसलिए ये कहा जा सकता है कि प्रयोजना विधि के माध्यम से जो प्रोजेक्ट दिए जाते हैं वो क्रमबद्धता के सिद्धांत को हतोत्साहित करते हैं, अर्थात उस सिद्धांत को हम ध्यान में नहीं रखते। दूसरा है शिक्षक पर भार अधिक। शिक्षक पर भार अधिक। अब एक कंफ्यूजन पैदा हो गया। अभी तो कह रहे थे इसमें कि शिक्षक पर कोई भार ही नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो तो एक पथ प्रदर्शक के रूप में बैठा है। अरे भैया, उससे पहले बहुत काम है। शिक्षक को पहला काम है कि ये पूरे सिलेबस को रिव्यू करना, उसमें ये डिसाइड करना कि कौन कौन से चैप्टर्स को हमें प्रोजेक्ट के माध्यम से बालक को पढ़ाना है। एक बात। दूसरी बात, फिर डिसाइड करना है कि इस प्रोजेक्ट को कितने ग्रुप में बांटना है या व्यक्तिगत रूप से देना है। फिर उसके बाद इसके लिए जो सामग्री चाहिएगी, जो खर्चा होगा, उसके लिए हम कैपेबल हैं कि नहीं। उसके बाद जो काम हम बालकों को सौंप रहे हैं, कहीं उसमें कन्फ्यूजन तो बालकों को नहीं होगा। इस तरह से शिक्षक के मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उपस्थित होती हैं, जिसके कारण शिक्षक पर इस विधि के कारण बहुत अधिक बोझ हो जाता है। अगला है खर्चीली विधि। बात आती है भाई ये विधि खर्चीली कैसे है। इसके संसाधन जुटाने के लिए धन की आवश्यकता होती है और हमारे सरकारी विद्यालयों में
धन इतना अधिक नहीं होता, वहाँ बजट जो आता है बहुत कम आता है। साल भर में TLM के लिए मुश्किल से 1000-1500 रुपये। TLM मतलब समझते हो, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो इस प्रोजेक्ट में काम आएगा। इसके अतिरिक्त दूसरी कक्षाओं के प्रोजेक्ट में जो काम आएगा वो सब सामग्री का बजट इतना सा है। तो इन विधियों के माध्यम से हम कैसे पढ़ा सकते हैं? नहीं पढ़ा सकते। और यदि पढ़ाएंगे तो संसाधन चाहिए, संसाधन चाहिए तो पैसा चाहिए। तो इस तरह हमारे बच्चों की आर्थिक स्थिति जो है नहीं इतनी अच्छी। सारे बच्चे जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं वो गरीब लोगों के होते हैं, वो उसे बहन नहीं कर सकते। इसलिए हम सबका ये नैतिक दायित्व है कि हो सके जितना हमारे पास साधन संसाधन उपलब्ध हैं उन संसाधनों के अकॉर्डिंग ही हम प्रोजेक्ट दें। तब तो ये खर्चीली नहीं है, लेकिन हमारे पास संसाधन ही नहीं है, प्रोजेक्ट हमने चूज कर लिया, तो हम इस विधि के अकॉर्डिंग बालकों को नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि इसमें धन का बहुत अधिक खर्च हो जाएगा और जो हमारे बच्चों पर बोझ आएगा। और सभी प्रोजेक्ट एक जैसे नहीं। यदि सभी प्रोजेक्ट हमारे एक जैसे हों तो जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं उन संसाधनों का प्रयोग हम उसमें कर सकते हैं, लेकिन क्लास का स्टैंडर्ड अलग अलग है, पाठ अलग अलग है, तो एक जैसे प्रोजेक्ट हो ही नहीं सकते। इसलिए यह विधि उपयुक्त नहीं है। अगला है सभी विषयों के लिए उपयोगी नहीं। अर्थात सभी विषय इस विधि के माध्यम से नहीं पढ़ाए जा सकते। इसमें मैं एक बात अपनी ओर से और जोड़ रहा हूं, यदि इस विधि के माध्यम से हम पूरा सिलेबस पढ़ाते हैं, पूरी विषयों को पढ़ाते हैं, तो समय पर हमारा पाठ्यक्रम ही पूर्ण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक प्रोजेक्ट के लिए बहुत अधिक समय की आवश्यकता होती है। जिस विषय को व्याख्यान के माध्यम से हम 3 महीने में पूरा कर सकते हैं, वो प्रोजेक्ट के माध्यम से 1 साल में भी पूरा नहीं होता। अर्थात इस विधि के माध्यम से हम सभी विषयों को नहीं पढ़ा सकते और समय इतना अधिक लगता है कि उसके माध्यम से पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो सकता, उससे अव्यवस्था उत्पन्न होती हैं। अर्थात यह कहा जा सकता है कि यह आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि समय की दृष्टि से भी यह बहुत ही खर्चीला विषय है। अब बात करते हैं इन दोषों को कैसे दूर किया जा सकता है। अर्थात प्रयोजना विधि प्रयुक्त करने के लिए हम किन किन सुझावों को काम में लेंगे। पहला सुझाव, दूर करने हेतु सुझाव। पहला क्या सुझाव हो सकता है? पहला, कल्पना पर आधारित नहीं हो प्रोजेक्ट। कोई भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं वो कल्पना पर आधारित नहीं हो। यदि काल्पनिक हम कोई टॉपिक ले लेंगे तो वो पूरा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हवाई जहाज की तरह आदमी को उड़ाना संभव है क्या? एक प्रोजेक्ट इस पर बनाइए। हम छत पर पहुंचे और हमने उड़ना प्रारंभ किया, नीचे गिर के धड़ाम, तो ये काल्पनिक हुआ। यानी जो प्रकरण हम चूज कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के माध्यम से पूरा करने के लिए वो काल्पनिक नहीं हो बल्कि वास्तविक हो, तो ही ये संभव है। प्रोजेक्ट शिक्षाप्रद हो। ऐसा ना हो कि उससे बालकों को भी फायदा नहीं हो और हम प्रोजेक्ट बालकों से पूर्ण करवा ही रहे हैं। अर्थात जो बालक का प्रोजेक्ट दिया गया है वो शिक्षाप्रद होना चाहिए और वो हमारे सिलेबस का पार्ट होना चाहिए। आउट ऑफ सिलेबस प्रोजेक्ट हम जब कराएंगे तो वो छुट्टियों में पूरा करा सकते हैं, जो सामाजिक हित के होने चाहिए। इस तरह से यह कहा जा सकता है कि प्रोजेक्ट शिक्षाप्रद हो, मितव्ययी हो
जो मैं अभी बता रहा था आपको कि प्रोजेक्ट पर खर्चा कितना होगा, इसका आकलन हमें पहले ही कर लेना चाहिए। और क्या उस खर्चे को हमारे बच्चे कैपेबल हैं करने के लिए, हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं कि नहीं, ये चीज़ें हमें देख लेनी चाहिए। तभी हमें प्रोजेक्ट का निर्धारण करना चाहिए कि यह प्रोजेक्ट हमें पूरा करवाना है। अगला जो है, पाठ्यक्रम पूर्ण करने में बाधक न हो। पाठ्यक्रम पूर्ण करने में बाधक न हो, अर्थात अधिक समय लगने वाला नहीं होना चाहिए, जिसके कारण दूसरे विषय भी रह जाएं या दूसरे टॉपिक भी रह जाएं। यदि हम ऐसा चुनते हैं तो वो सही नहीं है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो प्रोजेक्ट हम बालकों से पूरा करवा रहे हैं वो प्रोजेक्ट कहीं ऐसा तो नहीं जो हमारे पाठ्यक्रम को पूर्ण होने में बाधक बन रहा हो। यदि बाधक बन रहा है तो हमें प्रोजेक्ट के माध्यम से उसे नहीं पढ़ाना है, बल्कि उसकी समस्या समाधान विधि अथवा लेक्चर विधि से ही उसे पढ़ाना होगा। अगला है, बाहर के विशेषज्ञ बुलाने ना पड़े। अर्थात हम जो प्रोजेक्ट चुन रहे हैं उस प्रोजेक्ट को ऐसा लेना चाहिए जिससे बाहर से विशेषज्ञों को नहीं बुलाना पड़े। विशेषज्ञ को हम बुलाएंगे तो उनकी आप भगत में, उनके टीएडीए में हमें खर्चा करना पड़ेगा। हमारे पास खर्चे के लिए इतना बजट आता नहीं। इसलिए हमें यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम प्रोजेक्ट चुन रहे हैं वो प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पास उपलब्ध विशेषज्ञ पूर्ण करवा सकते हैं अथवा नहीं। यदि नहीं करवा सकते हैं तो उस प्रोजेक्ट को छोड़ देना चाहिए। अगला है, प्रोजेक्ट सभी विषयों के हों। ऐसा ना हो कि हमने कोई विषय विशेष ही चुन लिया है कि केवल उस विषय के ही प्रोजेक्ट होंगे, गणित के ही होंगे या फिजिक्स के होंगे या मैथ के होंगे। ऐसा नहीं है, बल्कि संपूर्ण विषय, जितने भी विषय हमारे चलते हैं, चाहे आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स में, उन सारे विषयों में से एक एक, दो दो, चार चार, जितना भी संभव हो उतने प्रोजेक्ट उसमें से लेने चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने एक विषय प्रोजेक्ट के माध्यम से पूरा करा लिया और दूसरे विषय का हमने कोई प्रोजेक्ट ही नहीं लिया, तो भी ये उपयुक्त नहीं रहेगा। अगला है, प्रस्तुतिकरण स्वाभाविक हो। अर्थात हम जो भी प्रोजेक्ट ले रहे हैं उस प्रोजेक्ट की जब हम बालकों को प्रेरित करते हैं, भूमिका बनाते हैं, बालकों को समझाते हैं, तो ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रस्तुतिकरण स्वाभाविक हो। ऐसा ना हो उसमें कहीं भी हमें बनावटीपन लग रहा हो। यदि बनावटीपन हमें उसमें दिख रहा है तो वो प्रोजेक्ट अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रोजेक्ट में नेचुरलिटी हो। अर्थात जो प्रोजेक्ट हमने चुना है वो प्रोजेक्ट रोचक होना चाहिए, जिसमें बालक रुचि लें, प्रेरक होना चाहिए, जिससे बालक उस काम को करने के लिए प्रेरित हो, समाज में जाकर ऐसे कार्य और करें, और सजीव हो। सजीव से तात्पर्य फ्लो हो, उसमें सारे लोग उसमें रत रहें। ऐसा नहीं कि सारे लोग उसमें काम नहीं कर रहे, एक दो लोग ही काम कर रहे हैं, बाकी सब बैठकर देख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी प्रोजेक्ट हम चुन रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए जो रोचक हो, प्रेरक हो और सजीव हो, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। अगला है, शिक्षक की भूमिका पथ प्रदर्शक की हो। अर्थात तानाशाही रवैया शिक्षक का नहीं होना चाहिए। बालक ने कोई प्रश्न पूछ लिया, बालक ने कहीं गाइडेंस के लिए शिक्षक को बोल दिया और बालक को डपट दिया, बढ़ जाओ,
जानते कुछ हो नहीं, पढ़ते कुछ हो नहीं, प्रश्न पूछ रहे हैं। यदि हम ऐसे बालक को कह देंगे तो बालक डेमोलाइज हो जाएगा, बालक दोबारा से कोई समस्या आने पर शिक्षक से नहीं पूछेगा। यदि हम उसके साथ मित्रवत व्यवहार करेंगे, एक गाइड के तरह काम करेंगे, एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेंगे, तो बालक अपनी समस्या को हमारे सामने स्वतंत्र रूप से रख देगा। इसलिए हमें चाहिए कि जो भी प्रोजेक्ट हम ले रहे हैं उस प्रोजेक्ट का जो शिक्षक है उसकी भूमिका मार्गदर्शक की होनी चाहिए, तानाशाह उसका व्यक्तित्व नहीं होना चाहिए। और लास्ट है, प्रोजेक्ट सामाजिक हित का हो। अर्थात जो भी प्रोजेक्ट हम चूज कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए जिससे हमारे समाज को कोई लाभ मिलता हो, समाज को कोई प्रेरणा मिलती हो। जितने भी विषय हैं, जितने भी प्रयोग हैं, वो सारे ही मानव जाति के फायदे के लिए हों, समाज के लिए फायदे के लिए हों, तो ही हम इस विधि के माध्यम से अच्छा शिक्षण करा सकते हैं। इसलिए हमें इसमें जो दोष व्याप्त हैं या जो दोष हमें दिखाई दिए, उन दोषों को इन सुझावों के आधार पर हम दूर कर सकते हैं। इस तरह से परियोजना विधि आपकी आज समाप्त हो गई। अब अगले सेशन में या अगले पीरियड में मैं आपको समस्या समाधान विधि पढ़ाऊंगा जो इस विधि पर ही आधारित है, लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर यह है कि इसमें मानसिक और शारीरिक श्रम को जोर दिया जाता है, किसी स्किल पर जोर दिया जाता है, जबकि उसमें केवल मानसिक क्रियाओं पर ही जोर दिया जाता है। धन्यवाद।